सपना रोज इसी समय काम से लौटती थी। उसके चारों बच्चे वहीं खेलते हुए मिलते थे। उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि उसका पति गगन आज बच्चों को उसकी माँ के घर छोड़कर काम पर चला गया हो। वह कहराते हुए उठी और अपने आप को घसीटते हुए माँ के घर की ओर चल पड़ी, जो उसके घर से मात्र एक फरलांग की दूरी पर था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि माँ अभी तक काम से लौटी थी नहीं थी। उनके घर पर भी ताला लगा हुआ था। निराश होकर वह वापस लौटी और घर के सामने जमीन पर बैठकर पति व बच्चों का इंतजार करने लगी। वह रोज सवेरे 4 बजे सोकर उठती, घर का काम काज निपटाकर पति व बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति व बच्चे देर से सोकर उठते थे। गगन बच्चों को खिला पिला कर उन्हें खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता। जब वह दोपहर में लौट कर आती तो उसके बच्चे घर के सामने गली के बच्चों के साथ खेलते मिलते। आज पहला मौका था कि सपना को घर बंद मिला और बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी गगन व बच्चों को नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि गगन बच्चों को लेकर भोर होते ही कहीं चला गया था। सपना को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतें व बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पड़ोसिन कमली ईर्ष्यावश उससे बात नहीं करती थी, पर सपना की दयनीय स्थिति देखकर कमली को भी उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने व आराम करने को कहा, पर सपना नहीं मानी। उसने रोते रोते कहा कि जब तक वह गगन व बच्चों को नहीं देख लेगी तब तक न तो वह वहाँ से कहीं जाएगी और ना ही कुछ खाएगी। कमली का पति बंसी अक्सर सपना को ही निहारा करता था, जिसके कारण वह मन ही मन उससे जलती थी और उससे बात नहीं करती थी। बंसी ही नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नज़रों का केंद्र बिंदु थी सपना। वह 6 धनी परिवारों में मालिश का काम करती थी। उनके घरों की मालिकनों को कुछ काम नहीं था, खाली बैठे बैठे उनके बदन में दर्द होता रहता। सपना उनके हाथ पैरों में मालिश करती, साथ ही इधर उधर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुनाकर उनका मनोरंजन करती। ये रईस स्त्रियाँ प्रसन्न होकर सपना को अपनी उतरी हुई पुराने फैशन की साड़ियाँ दे देती। सपना जब जॉर्जेट, रेशम, शिफॉन, तसर व नायलॉन की साड़ियाँ पहनकर निकलती तो बस्ती की स्त्रियों की सीनों पर सांप लौट जाते और पुरुष आहें भरने लगते। सभी उसे पाना चाहते, उससे बातें करने को ललायत रहते। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही सभी गगन और बच्चों की खोज में लग गए। वास्तव में उन्हें खोजने से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी सपना की कृपा दृष्टि पाने में थी। जब गगन व बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो सब ने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया होगा। इस विचार के आते ही बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक कंवल सिंह ने सपना की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी पुरुषों के पास वाहन के नाम पर पुरानी घिसी पटी साइकिलें ही थीं। कंवल सिंह ऐसा ही रईस था जिसके पास एक पुरानी खटारा फटफटी थी। कंवल सिंह ने अपनी फटफटी पर एक और नौजवान को बैठाया और गगन का पता लगाने पास वाले गांव में चला गया। कंवल सिंह का सपना के घर खूब आना जाना था। गगन जब दारू पीकर उसकी दुकान में ढुढ़क जाता तो वह उसे अपनी गाड़ी में लाद कर घर छोड़ने आता। हर रात ऐसा ही होता। उसे गगन से कोई लगाव नहीं था, बल्कि सपना को आंख भर देखने तथा नशे में बेहोश गगन की सेवा करने के बहाने सपना के पास बैठने और उससे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता था। गगन का जब नशा टूटता तो वह आधी रात को सपना को जगाकर खाना मांगता। जरा भी ना नुकुर या देर होने पर वह सपना को बुरी तरह पीटता। रात के सन्नाटे में सपना की दर्द भरी चीखें मोहल्ले वाले सुनते, पर क्या करते। पति पत्नी का मामला था, धुंधला गहरा होने लगा था। कंवल सिंह लौट आया था। गगन अपने बच्चों के साथ अपने गांव भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर गया कहाँ वह। सब इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी किसी को घर के अंदर से बच्चों की दबी दबी सिसकियां सुनाई दी।
सबके कान खड़े हो गए। तुरंत दो हट्टे कट्टे नौजवानों ने दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। गगन का शरीर छत की मोटी बल्ली से लटका हुआ था। गले में बंसी बंधी थी सपना की नायलॉन की साड़ी। वह मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही सपना पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। स्त्रियों ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते ही वह बच्चों से लिपट कर दहाड़ मार कर रोने लगी। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि शराब के नशे में गगन ने आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। बस्ती वाले गगन की बुरी तरह आदतों से परेशान थे। सभी ने उसके विरोध में बयान दिया। इसी पर भी शक नहीं सुई नहीं घूम रही थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि गगन ने बाहर से ताला लगाया तथा खिड़की से कूदकर अंदर आकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने आत्महत्या कर ली। उसने बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। आत्महत्या का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक नशेड़ी इतने ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध काम करेगा, यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। कई दिन तक गहन पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सभी के बयान समान थे और केवल गगन की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने भी इस गरीब बस्ती के लिए एक नशेड़ी के मौत के मामले में ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं समझी और आत्महत्या का मामला दर्ज कर दिया। तुरंत फाइल बंद कर दी। मिसेस वर्मा के यहाँ सपना काम करती थी। उन्हें घर के अन्य नौकरों से गगन की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शराब की भट्टी के मालिक कंवल सिंह पर शक हुआ, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसका सपना के यहाँ अधिक आना जाना था। वह उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रुचि भी लेता था, पर उन्होंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। गगन की मौत को 1 महीना ही बीता था कि कंवल सिंह ने सपना को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन अनुपस्थिति के बाद सपना सजी सवरी नई चूड़ियाँ खनकाती काम पर आई तथा मिसेज वर्मा को अपने विवाह की सूचना दी। सुनते ही मिसेज वर्मा भड़क गई और बोली, हाय मरी, तुझे तो रोज रात की मारपीट से मुक्ति मिल गई थी, फिर से क्यों जा पड़ी नरक में उसी मुँहे के साथ जिसने तेरे गगन को मारा। अनजाने में उनके मुंह से उनके अंदर का दबा हुआ शक उजागर हो गया। पर अविचलित सपना बोली, अपने आदमी की मार भी कोई मार होती है, इससे तो बस्ती में इज्जत बढ़ती है। रही शादी की बात तो मोहल्ले के सब बदमाशों से बचने के लिए किसी एक का हाथ थामना अच्छा है। आप क्या जानो एक औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। बिना आदमी के बस्ती के मनचले दारू पीकर मेरा दरवाज़ा पीटते थे, रात को सोने नहीं देते थे। मिसेस वर्मा को कुछ अटपटा सा लगा कि कंवल सिंह पर उनके द्वारा लगाए गए हत्या का इल्ज़ाम सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की थी। 1 वर्ष बीत गया था। सपना के पांव भारी थे। जच्चगी के लिए अस्पताल जाने से पहले उसने अपनी छोटी बहन कुलवंती को घर व बच्चों की देखभाल के लिए बुलावा लिया था। जब वह अस्पताल से नवजात बेटे के साथ घर लौटी तो उसे यह देखकर जबरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति कंवल सिंह ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित हो सपना ने कुलवंती को बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया। कंवल सिंह के ऊपर कुलवंती का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नई नवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर सपना की टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी की मांस कर हड्डी के अंदर तक धंस गई। सपना बेहोश होकर गिर पड़ी। टांग से बहते खून की धार तथा रोते हुए नवजात शिशु को देखकर कंवल सिंह के मन में पश्चाताप होने लगा। शोरगुल सुनकर सब पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जिस अस्पताल से सपना थोड़ी देर पहले वापस आई थी, फिर वहीं दोबारा भर्ती हो गई। कंवल सिंह बड़ी लगन से तब तक उसकी सेवा करता रहा।
जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ व समर्थ नहीं हो गई। सपना की उसकी सेवा से खुश कम थी और दुखी ज़्यादा थी, क्योंकि कमल सिंह ने कुलवंती को घर से नहीं निकाला था। बेचारी दुखी सपना क्या करती। उसने अपनी पूरी आशाएं अपने नवजात बेटे पर टिका दी थी। उसने निश्चय किया कि वह बेटे को सेना में भर्ती कराएगी। जब वह लड़ाई में मारा जाएगा तो उसे सरकार लाखों रुपए देगी और उन रुपयों से वह अपनी मालकिनों की तरह ऐसा आराम से रहेगी। इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम कारगिल रख दिया। सपना की विचित्र निष्ठुर कामना सुनकर मिसेस वर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा ही क्रूर लगा उन्हें नवजात शिशु को बड़ा कर उसकी मौत की कल्पना करना और अपने ऐशो आराम के लिए उसे भूनना। थोड़े ही दिन बीते ही थे कि एक दिन कमल सिंह अपनी नई पत्नी कुलवंती के साथ हमेशा के लिए कहीं चला गया। साथ में ले गया अपना नन्हा पुत्र कारगिल। सपना का धन पति बनने का सपना धरा रह गया। 2 बार ब्याही सपना फिर से अकेली रह गई थी। वर्षा के दिन थे। सपना का टांग का घाव भर गया था, पर दर्द की टीस अब भी उठती थी। पति और उसकी सगी बहन ने मिलकर जो छल उसके साथ किया था, उसने उसे अंदर से भी घायल कर दिया था। एक दिन वर्षा में भीगती सपना जब मिसेस वर्मा के यहाँ पहुंची तो उसे तेज बुखार था। अपनी साइकिल बाहर खड़े उनके ड्राइवर को थमा बड़ी मुश्किल से वह बरामदे तक पहुंची ही थी कि गिरकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मिसेस वर्मा ने अपने ड्राइवर से उसको कार में ले जाकर ड्राइवर से दवा दिलवा कर छोड़ आने को कहा। आगे की सीट पर बैठी सपना का सिर निढाल होकर ड्राइवर गोरा के कंधे पर ढुलक गया तो उसने उसे हटाया नहीं। उसे बड़ा भला सा लग रहा था। डॉक्टर से दवा दिलवा कर गोरा उसको घर पहुंचाने गया। वहां से उसको सहारा देकर अंदर तक ले गया। इसके बाद भी उसका मन नहीं माना। वह उसे देखने उसके घर बार जाता तथा यथासंभव उसकी सहायता करता। 3 दिन के बुखार में गोरा और सपना बहुत करीब आ गए थे। चौथे ही दिन गोरा ने सपना के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सपना संघर्ष तैयार हो गई। गोरा ने उसे चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। मिसेस वर्मा को सपना का पुनर्विवाह तनिक भी नहीं भाया। वह गुस्से से चीखी, कुदरत तुझे बार बार खराब पुरुषों से मुक्ति दिलाती है, फिर चैन से अकेले क्यों नहीं रहती? अपनी माँ के साथ रहने में तुझे क्या तकलीफ है? सपना बड़ी सहजता से बोली, अकेली औरत जात का कोई तो रखवाला चाहिए। मिसेस वर्मा ने सपना की समस्या से अपने को अलग रखने की ठान ली। एक दिन मिसेस वर्मा ने सपना से धुले कपड़ों का गट्ठर इस्त्री वाले के ठेले तक अपनी साइकिल पर रखकर पहुंचाने को कहा। गट्ठर बड़ा होने के कारण साइकिल के कैरियर पर ठीक से नहीं बैठ रहा था। यह देखकर मिसेस वर्मा बोली, सपना तुझे ठीक से गांठ बांधी भी नहीं आती, कपड़े बाहर निकल रहे हैं। माँ जी चिंता मत कीजिए, गांठ लगानी मुझे खूब आती है। गगन के लिए कैसी मजबूत गांठ लगाई थी कशामत सपना के मुंह से निकला। ऐसा कहते हुए उसने आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मिसेस वर्मा सहम उठी। अंदर दबा हुआ शक उभर कर ऊपर आ गया था। उन्होंने सोचा तो मेरा शक सही था। गगन ने आत्महत्या नहीं की थी, सपना ने ही उसे मारा था। अस्तम मिसेस वर्मा अपना सिर दोनों हाथों में थाम कर सोफे पर धम्म से बैठ गईं। सपना हत्यारिन मेरे घर में और मुझे पता ही नहीं चला। सोच सोच कर वह हैरान व परेशान थी। उनके शरीर में भय से सिरहन दौड़ गई। अब इतने अरसे बाद किससे कहें और किससे शिकायत करें? अपराधी को अपने दुष्कर्म की सजा मिलनी ही चाहिए, पर उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। केवल शक, कौन सुनेगा उनके शक को? अगर सपना को सजा दिलवाना भी थी तो उसके बच्चों को क्या होगा? सोचते उनके सिर में दर्द होने लगा और सपना अनजाने में अपना अपराध प्रकट कर बैठी थी। अपने अपराध के प्रकटीकरण से बेखबर मिसेस वर्मा के हृदय की हलचल से अभिनय बढ़ी चली जा रही थी अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।